क्या आपने भी कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसके हाथों में कंपन होती है, जिसकी गर्दन थोड़ी हिलती है, या फिर जिसको चेयर से उठने में परेशानी होती है? अगर उठ के वो चलते हैं तो चलने के स्टार्टिंग में परेशानी होती है, और जहां पे जाके वो रुकना चाहते हैं वहां पे वो रुकने में उनको परेशानी होती है। तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही मूवमेंट डिसऑर्डर के बारे में जिसका नाम है पार्किंसोनिज्म। मित्रों, पार्किंसोनिज्म को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस YouTube वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम पार्किंसंस क्या होता है, पार्किंसंस क्यों होता है, पार्किंसंस किन लोगों को हो सकता है, उसकी जांच हम कैसे करा सकते हैं, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है, और सबसे बड़ी बात कि जो उसका प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है और जिसका फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट है, हम आपको उसके बारे में आज बताएंगे। स्टार्ट करते हैं। पार्किंसन होता क्या है? पार्किंसंस इज ए डिजीज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब कि हमारा जो ब्रेन है उसका जो ऊपर का हिस्सा होता है इसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है जिसमें हमारी मेरुदंड आती है, उसको बोलते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन आता है। तो ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है। और ये होता क्यों है? क्योंकि हमारे ब्रेन के सेंट्रल पार्ट में एक सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्ट होता है जहाँ पे कि कुछ नर्व्स होते हैं, कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जो कि डोपामिन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर्स को सप्लाई करते हैं बेसल गैंग्लिया एक पार्ट को। ये जो डोपामिन होता है एक न्यूरोट्रांसमीटर है। इमेजिन करिए, जो मैं आपके सामने इतना बोल पा रहा हूँ, ये जो एक्शन कर पा रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड की तरफ देख पा रहा हूँ, ये सारा की सारा जो एक्शन है ये डोपामिन का जो सफिशिएंट सप्लाई मेरे बॉडी में है मैं उसी की वजह से कर पा रहा हूँ। अगर लेट सपोज ये डोपामिन मेरे ही शरीर में थोड़ा कम हो जाता है तो मेरे सिम्टम्स क्या हैं, थोड़े स्लो हो जाएंगे, और उसी स्लोनेस की वजह से मेरे हाथ पैरों में और मेरी गर्दन में कंपन आ जाता है। तो यही एक रीजन होता है पार्किंसोनिज्म का। ये अक्सर देखा जाता है 50 साल से ज्यादा के उम्र के व्यक्तियों में। आदमियों में इसकी शिकायत ज्यादा होती है कंपेरेड टू फीमेल, लेकिन मॉडर्न सिविलाइजेशन में हम ये देख रहे हैं कि हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में फीमेल पेशेंट्स भी उतनी ही आ रही हैं जितने कि मेल पेशेंट्स आते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये 50 साल के बाद ही होगा। हमने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में यंग पार्किंसंस वाले पेशेंट भी देखे हैं जो कि जेनेटिकल डिसऑर्डर्स की वजह से भी हो सकते हैं। और मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में पिछले 2 साल में एक ऐसा केस देखा जिसको हम बोलते हैं ट्रॉमेटिक पार्किंसंस, जो कि बॉक्सिंग करने वाले व्यक्तियों में होता है। जब बॉक्सिंग का जो पंच होता है वो बार बार आपके हेड पे लगता है, इसकी वजह से आपको ट्रॉमेटिक पार्किंसंस भी हो सकता है। पार्किंसोनिज्म के कुछ 4 या 5 कार्डिनल फीचर्स हैं, यानी कि हॉलमार्क फीचर्स हैं। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि उन्हीं फीचर्स को और सिम्टम्स को देख के आप पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को पार्किंसंस है या नहीं है। जिसमें सबसे पहला उसका सिम्टम्स होता है ट्रेमर, या तो कि हाथों में कंपन। ये हाथों में कंपन आपका इस तरह से भी हो सकता है और कुछ पिन रोलिंग मूवमेंट से भी हो सकता है। उसकी गर्दन में भी कुछ कंपन हो सकता है जिसको हम नेक टिट्यूबेशंस बोलते हैं। सेकेंड जो सिम्टम्स आता है उसको बोलते हैं हम रिजिडिटी, यानी कि बॉडी में एक अजीब सी कसावट होती है जो कि हाथ को मोड़ने में भी आपको फील होगा और हाथ को सीधा करने में भी आपको फील होगी। ये जो कसावट होती है ये पैरालिसिस के बाद की जो कसावट होती है उससे डिफरेंट होता है, क्योंकि पैरालिसिस के बाद वाली कसावट को हम लोग स्पास्टिसिटी बोलते हैं। तीसरा सिम्टम्स जो पार्किंसंस का होता है उसको बोलते हैं ब्रैडीकाइनेसिया, यानी कि आपके मूवमेंट स्लो हो जाना। आपको बिस्तर से उठना है वो आपका स्लो हो जाएगा, या फिर आप अपनी दिनचर्या कोई कर रहे हैं वो आपकी दिनचर्या स्लो हो जाती है। आपकी हैंडराइटिंग स्लो हो जाती है और हैंडराइटिंग खराब भी हो जाती है इसमें। चौथा जो सिम्टम है इसका नाम है पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, यानी कि वो व्यक्ति एक तो पोस्चर वाइज खराब हो जाते हैं, उनका स्टूपिंग पोस्चर होता है, उनकी जो अपर बैक होती है थोड़ी काइफोटिक हो जाती है, बेंड फॉरवर्ड होती है, और उस केसेस में हम लोग देखते हैं कि उनको इंस्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ऐसे पेशेंट को लेटर स्टेजेस में फॉल ज़्यादा होते हैं, गिरने के बाद में
चोट भी लग सकती है उनको। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है उनका गेट पैटर्न, यानी कि उनके चलने का तरीका। मित्रों, पार्किंसंस वाले पेशेंट को आप देखेंगे कि वो थोड़ा इस तरह से चलता है। इस तरह के गेट को हम लोग या तो शफलिंग गेट बोलते हैं या फिर हम फेस्टिनेंट गेट बोलते हैं। इस केस में क्या होता है, द पेशेंट फील्स डिफिकल्ट टू स्टार्ट और डिफिकल्ट टू स्टॉप। मतलब कि अगर मुझे कुर्सी से खड़ा होना है तो वही मेरे लिए एक डिफिकल्ट टास्क होगा, और अगर मुझे सीधा जाना है तो मैं सीधा जाके अपने आप को जज नहीं कर पाऊंगा मुझे कब मुड़ना है, और सामने लगी दीवार से मैं टकरा भी सकता हूं। ये थे पार्किंसंस के सिम्टम्स। अब देखते हैं कि इसका इन्वेस्टिगेशन आप जांच कैसे कर सकते हैं। पार्किंसंस का इन्वेस्टिगेशन जो होता है ये काफ़ी हद तक क्लिनिकल ही डायग्नोस होता है और पेशेंट की हिस्ट्री के ऊपर डायग्नोस होता है। जो उसके ये कार्डिनल हॉलमार्क फीचर्स हैं यही उसकी फैमिली और पेशेंट खुद अपने आप बताता है डॉक्टर को, और जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हम देखते हैं और उनके द्वारा ही पेशेंट का कंफर्मेशन होता है कि उसको पार्किंसंस है। हालांकि हम कुछ ब्रेन की जांच करा के देखते हैं, एमआरआई, सीटी स्कैन, जिससे कि हम लोग कुछ दूसरे जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं जैसे कि सुप्रा पैरान्यूक्लियर पैल्सी है और भी कुछ डिसीजेस हैं, उनसे हम इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए एक एमआरआई की जांच करा के देखते हैं, क्योंकि सुप्रा पैरान्यूक्लियर पैल्सी के सिम्टम्स भी काफ़ी हद तक मिलते हैं पार्किंसंस से। जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसका ट्रीटमेंट जो होता है वो डिपेंड करता है कि पेशेंट किस ग्रेड में एक डॉक्टर के पास में आया है। और ये बहुत अच्छा लगता है एक थेरेपिस्ट को जब अपने क्लिनिक के प्रिस्क्रिप्शन पे वो पेशेंट की चार्टिंग करके, उसकी मैनुअल मसल टेस्टिंग करके, उसका पोस्चरल एग्जामिनेशन करके जब वो उसका ग्रेड तय करता है, और जब वो ग्रेडिंग वाला जो चार्ट होता है वो किसी न्यूरोफिजिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाए तो काफ़ी गर्व महसूस होता है आपको, और उनके लिए भी ये सुविधा होती है कि वो पेशेंट को उसके हिसाब से ट्रीट करें और उसी के अकॉर्डिंगली अच्छा ट्रीटमेंट करें। पेशेंट के इसमें 5 तरह के ग्रेडिंग होते हैं, ग्रेड 1, 2, 3, 4, 5। ग्रेड 1 में क्या होता है कि पेशेंट को डिजीज तो होती है लेकिन उसका कोई एक ही लिम्ब इन्वॉल्व होता है, यानी कि उसका पूरी बॉडी इन्वॉल्व नहीं है, या कि उसके एक हाथ में पिन रोलिंग मूवमेंट होगा या फिर उसके एक हाथ में ट्रेमर्स हो सकते हैं। सेकेंड ग्रेड में क्या होता है कि डिजीज और ज्यादा हावी होती है, उसी के जो ट्रेमर्स होते हैं वो उसके दोनों हाथों में आ सकते हैं या फिर दोनों पैरों में, उसके एंकल के आसपास में भी वो ट्रेमर आ सकते हैं। ग्रेड सेकेंड में पेशेंट का जो मूवमेंट्स होते हैं वो स्लो हो जाते हैं, यानी कि ब्रेडिकाइनेजिया होता है वो रोल प्ले करने लगता है। ग्रेड 3 में जो ग्रेड 2 के सारे सिम्टम्स हैं उसके साथ साथ में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि पेशेंट को चेयर से उठने में और कहीं बैठने में किसी की डिपेंडेंसी की जरूरत पड़ने लगती है। ग्रेड 4 जो होता है वहां पे हम देखते हैं कि पेशेंट को उठ के बैठने में कहीं भी किसी हाई लेवल या लो लेवल की चेयर के अलावा भी उसको वॉक करने में भी डिपेंडेंस की आदत पड़ जाती है, यानी कि पेशेंट अब कुछ और ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहा है अपने आम दिन की दिनचर्या करने में भी। और जो ग्रेड 5 होता है उसमें हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि पेशेंट या तो बिल्कुल बेड बाउंड है या फिर व्हील चेयर बाउंड। दोस्तों, आज मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया पार्किंसोनिज्म्स के बारे में, यानी कि पार्किंसंस डिजीज के बारे में। जो आने वाली अपनी वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि पार्किंसंस को आप फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, पार्किंसंस में फिजियोथेरेपी की किस किस तरह की एक्सरसाइज हो सकती हैं, और हाँ, कुछ और इलैबोरेटिव वीडियोस हम लोग आपके लिए बनाने वाले हैं उसके जो सिम्टम्स हैं उनको लेके, ताकि आप लोग बहुत जल्दी और इनिशियल स्टेजेस में भी समझ पाएं कि पेशेंट पार्किंसंस से ही पीड़ित है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आगे तक फॉरवर्ड करिए और हमारे साथ इसी तरह से कनेक्टेड रहिए। थैंक यू।